ओके, चलिए आइए अब हम एफएम की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग की क्लास में एक बात कहना मैं आपको भूल गया कि अभी आप घर जाकर कोई रिविजनरी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा। सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने करा है, उसको सफिशिएंट नहीं कहा जा सकता। एक और क्लास हो जाए, अगली क्लास परसों जो होगी उसके बाद देख लीजिए, वो मैं आपको खुद बता दूं। चलिए अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास शुरू करते हैं। यस प्लीज, चलिए आइए। जैसे हम लोगों ने कॉस्टिंग का जनरल मीनिंग शुरू में डिस्कस किया था, आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास भी उसके बड़े ही जनरल मीनिंग से शुरू करते हैं। So, we shall start now. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर समझना हो तो हमें बनियों की फिलॉसफी को समझना चाहिए। बनिए जो हैं फाइनेंस को बड़े अच्छे ढंग से डील करते हैं। देखिए, जैसे मैं अपनी बात एक एग्जांपल के थ्रू कंफर्म करता हूं। एक बार क्या हुआ, किसी बनिए का एक बच्चा बीमार हो गया, तो बनिए ने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा बच्चा ठीक कर दे। मेरे पास एक गाय है, मैं उसे बेच दूंगा और गाय के बेचने से जितने रुपए मुझे मिलेंगे सो मैं तेरे मंदिर में दान कर दूंगा। तो बनिए ने भगवान के साथ ये सेटलमेंट किया। बनिया जो है भगवान के साथ सेटलमेंट कर सकता, उसमें होती है पावर। फाइनेंशियल सेटलमेंट वो कहीं नहीं कर सकता, इसमें इनबिल्ट पावर है। अच्छा, क्या हुआ कि बच्चा बीमार तो जो था वो ठीक हो ही गया। इधर बनिए के दिमाग में चोर आ गया। वो कहते जी वैसे तो दुनिया भर को दिए गए वादे तोड़ता रहता, पर भगवान को दिया गया वादा तोड़ने में ना मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसा क्या करूं, और इतना बड़ा नुकसान अब मैं सहन करना नहीं चाहता। अब बच्चा तो ठीक हो ही गया है, सीधी सी बात है, अब क्या करें। तो बड़े सारे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने लगा, ये करूं कि वो करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन उसने फैसला किया, उसने अपनी गाय उठाई और कहा कि चलो भी बाजार चलते हैं बेचने के लिए। अब भगवान को दिया गया वादा तोड़ भी नहीं सकते, पर उसने साथ में अपना तोता भी ले लिया, गाय और तोता दोनों। बाजार जाके पता चला कि गाय की फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए। वो लगा चिल्लाने कि जी मैं अपनी गाय, हट्टी कट्टी गाय, मैं 1,000 में बेचने को तैयार हूं। तो भीड़ तो इकट्ठी होनी थी, ऑफर इतना अच्छा था। जब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो फिर बनिए ने असली दाव खेला। कहते जी अब चूंकि आप सब लोग इकट्ठे हो ही गए हैं तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपने मेरी गाय खरीदी तो मेरा तोता भी खरीदना ही होगा, कंपल्सरी। वैसे तोता बाजार में 100 रुपए का मिलता होगा, पर मैं इसे बेचूंगा 9,000 रुपए में। जैसा कि होता है, भीड़ में कुछ समझदार किस्म के लोग भी थे, वो प्लस करने लगे। 1,000 की गाय, 9,000 का तोता, 1,000 जमा 9,000, 10,000। गाय वैसी 10,000 की खरीद लेते। हम समझेंगे हमने गाय खरीदी, तोता मुफ्त में मिल गया। स्कूटर खरीदा, हेलमेट मुफ्त में मिल गया, है ना, कंबाइंड पैकेज। बनिया बड़ा खुश रहा, भागा भागा मंदिर आया और उसने भगवान को समझाया। बनिए में भगवान को समझाने की पावर भी होती है।
वो समझाता है, कहते देख मुझे आज भी अपने शब्द याद है, मैं अपने शब्दों से मुकरना नहीं चाहता। मैंने कहा था, वो मेरे शब्द थे, गाय के बेचने से जो रुपए मिलेंगे सो मैं तेरे मंदिर में दान कर दूंगा। मैंने तो गाय 1000 की बेची, 9000 में तो मैंने तोता बेचा, और मैं रसीद साथ लाया हूं बाजार से। विश्वास नहीं तो देख लो भाई, रसीद में लिखा है सेल प्राइस ऑफ गाय, सेल प्राइस ऑफ तोता। गाय के आगे लिखा था 1000 रुपए और नीचे तोता के आगे लिखा होता 9000 रुपए। तो 1000 रुपए मैं तेरे मंदिर में दान कर रहा हूं। देखा मैं अपने वादे का पक्का हूं कि नहीं? तो बनिए से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए। इस देश में अगर फाइनेंस किसी ने संभाला है तो बनियों ने ही तो संभाला है। पंजाबियों ने या सरदारों ने फाइनेंस थोड़ी संभाल रखा है, उनके बस की थोड़ी है फाइनेंस संभालना। फाइनेंस संभला किनसे है? बनियों से ना। बहुत पैसा इन मारवाड़ियों के पास, सिंधियों के पास, गुप्ता, गोयल, इनके पास बहुत रुपए पड़े हुए हैं और उन्होंने पैसों पर पैसा बनाया भी बहुत है। इसलिए फाइनेंस समझना है तो बनियों से फाइनेंस समझना चाहिए। अरे फाइनेंस इनके खून में दौड़ता है, ना बहन ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। ये सारे जो है ना शब्द फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। और ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं, और ये बातें बनियों के बारे में कहकर मेरे ख्याल से मैं उनके बारे में कुछ अच्छा ही कह रहा हूं कि जी वो फाइनेंस को बड़ा अच्छा संभालते हैं। बनियों के बारे में एग्जाम्पल देना ना रिस्क फ्री एग्जाम्पल है, वो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेंगे, सर जी प्लीज ध्यान रखा करो, हमारे बारे में ना ये सब मत कहा करो, बस यही करेंगे और क्या कर लें। सरदार का एग्जाम्पल देने में बहुत बड़ा डर है। ये क्लास के बाद मेरे से हिसाब पूरा कर सकता है, कहती देखी जाएगी ਤੁਹਾਡੀ, किसी बाहर आओ फिर देखते हैं। और मैं वो डर लेना नहीं चाहता भाई मुझे कल की क्लास ही पढ़ानी है, तो इसीलिए सरदार के एग्जाम्पल से बचाओ होने आपको। बनिए के एग्जाम, बनिया मुफ्त में तो किसी की पिटाई भी नहीं करता ना, तो अगर मेरे पास आएगा भी तो कहेगा जी पैसे दो तो पिटूंगा। लो यार पैसे दो नहीं, चलो माफ किया, फिर माफ करने में तो शेर है कि नहीं। चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू किया। हाँ जी, इंडेक्स में आए, सबसे पहला चैप्टर इंडेक्स में आएगा। सबसे पहला चैप्टर फाइनेंशियल डिसीजंस, ओके। उसमें नंबर 1 लेवरेज एनालिसिस, EBIT EPS एनालिसिस एंड पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ओके। लेवरेज एनालिसिस पेज नंबर 1 से शुरू है। आप आइएगा पेज नंबर 1 पर। सबसे पहले क्या है? लेवरेज एनालिसिस। आप इसके क्वेश्चंस काउंट करिए, पेज नंबर 1 2 3 4 कितने क्वेश्चंस हैं? 16। ये सारे क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे। पेज नंबर 5 6 7 8 चैप्टर का नाम EBIT EPS एनालिसिस। पेज नंबर 9 10 11 चैप्टर का नाम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। सारे मेन क्वेश्चंस है क्लास में करने वाले। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स, जहां ये खत्म हुए फिर रिविजनरी प्रॉब्लम्स। रिविजनरी प्रॉब्लम्स में पहले लीवरेज की रिविजनरी प्रॉब्लम्स, फिर EBIT EPS की रिविजनरी प्रॉब्लम्स, फिर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस की रिविजनरी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद पेज नंबर 25 से सॉल्यूशंस टू द रिविजनरी प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब मैंने सिस्टम को नहीं बदला, सिस्टम वही है। मेन क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स, रिविजनरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और लास्ट में सॉल्यूशंस टू द रिविजनरी प्रॉब्लम्स। सिस्टम अगर ठीक बन जाए तो सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाती हैं। शुरू करें फिर, ओके।
तो हेडिंग डालेगा पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर है लीवरेज एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1 लीवरेज एनालिसिस। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज हमने इस चैप्टर के सिर्फ थ्योरेटिकल नोट्स को पढ़ना। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा है कि इसके लिए मुझे 1.5-2 घंटे या हो सकता है 2 घंटे का भी टाइम लगे। तो इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, और आज की क्लास में बस इसके थ्योरेटिकल नोट्स ही डिस्कस होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके फिर अगली क्लास में। तो आपने हेडिंग क्या डाली है? लीवरेज एनालिसिस। लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 1, यानी थ्योरेटिकल नोट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। पहली बात जो पढ़ी जाए इस चैप्टर में, हेडिंग है इनकम स्टेटमेंट। जो पहला कंसेप्ट पढ़ा जाए उसकी हेडिंग है इनकम स्टेटमेंट। शायद आप सोच रहे थे कि जी पहला कंसेप्ट होना चाहिए मीनिंग ऑफ लीवरेज, पर मैं आपको कॉस्टिंग की क्लास में भी कह चुका हूं कि बिना बात के दिमाग पर बोझ क्यों डालते। देर सवेर मैंने भी आपको सारी बातें बतानी, मुझे भी आपको लीवरेज ही बताना क्या होता, पर लीवरेज के कंसेप्ट पर आने से पहले मुझे बैकग्राउंड तय करना पड़ेगा। मुझे वो स्पेस चाहिए कि मैं लीवरेज के कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। इनकम स्टेटमेंट अगर आप नहीं समझेंगे तो लीवरेज आपकी समझ में नहीं आ सकता है। और इनकम स्टेटमेंट वो कंसेप्ट है जो ऑलरेडी आप स्कूल लेवल पर पढ़ कर आए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, अगर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बना दिया जाए तो उसे इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। हां, तो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन लिखनी होती है सेल्स। आप भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सबसे पहले सेल्स ही तो लिखते हैं, मैं भी वही करूं, सबसे पहले सेल्स लिखें। सेल्स में से माइनस करा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। माइनस करा जाता है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग टेक्निकली कहते हैं कंट्रीब्यूशन। हालांकि यह शब्द बड़ा अजीब सा है, कंट्रीब्यूशन। अगर मैं डिक्शनरी में कंट्रीब्यूशन का मतलब ढूंढूं तो क्या आपको ऐसा लगता है डिक्शनरी में लिखा होगा कंट्रीब्यूशन मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? ये क्या मतलब, ये तो अजीब सी बात लगती है। लेकिन फिर भी हम क्यों ऐसा टर्म यूज करते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में मैं कंट्रीब्यूशन पर एनालिटिकल डिस्कशन आपसे करूं, अगर मुझे टाइम मिल पाया तो। क्योंकि आज और कुछ इतना सब पढ़ने के लिए है, हो सकता है कंट्रीब्यूशन डिस्कस करने का टाइम आज मुझे ना मिले, क्वाइट पॉसिबल। माइनस, इसमें से माइनस करा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करा, दोनों माइनस करते ही एक बैलेंस आ गया। उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, EBIT। क्या आप जानते थे इसे? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक बात है। EBIT में से माइनस करना पड़ता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, अब जो डिफरेंस आएगा उसको आप लोग क्या कहते हैं? EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करा जाता है टैक्स। अब टैक्स माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये जी आफ्टर टैक्स इनकम। आफ्टर टैक्स इनकम पर, आफ्टर टैक्स इनकम में से आपको माइनस करना है
प्रेफरेंस डिविडेंड। आप प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब तो जानते ही होंगे ना, डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसे आप करिए माइनस। जो डिफरेंस आया, वो जो फाइनल आंसर आया, उस फाइनल आंसर को हमारे यहां कहा जाता है अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी ये अर्निंग का वो हिस्सा है कि जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है तो लास्ट में एक और कैलकुलेशन करी जाती है, उसको कहा जाता है ईपीएस। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आप ईपीएस का फॉर्मूला जानते हैं? फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता होगा? अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर है जो हम लोग पहले से जानते थे। अब मैं इस प्रोसीजर के साथ लिवरेज के कंसेप्ट को कोरिलेट करने जा रहा हूं और उसको समझने के लिए आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की मुझे जरूरत पड़ सकती है। मतलब आप सोचने का अपना स्तर थोड़ा ऊंचा करेंगे तो ही आपको कुछ बातें ये समझ में आएंगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। असल में लीवरेज की पढ़ाई अब शुरू होगी। ये बताइएगा, अगर सेल्स में 1% इंक्रीज हो जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ईपीएस में भी 1% इंक्रीज ही होता होगा? ये सुनो, एक कंपनी ने कहा मेरी सेल 1% बढ़ गई तो मेरा ईपीएस भी 1% बढ़ गया। क्या आप ऐसा सोचते? नॉट नेसेसरली। मुझे कहीं से पता चला, स्टॉक मार्केट में बातें कहीं ना कहीं से पता चल ही जाती कि अगर कंपनी की सेल 1% बढ़ जाए तो ईपीएस 5% बढ़ जाएगा। मतलब कहीं से पता चल गया। और स्टॉक मार्केट में नॉलेज सबसे बड़ा टूल माना जाता है। जैसी मुझे ये खबर मिली, मुझे सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? मुझे इस कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए। क्यों खरीदूं मैं इस कंपनी का शेयर? क्योंकि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि कंपनी के अच्छे दिन तो कम आएंगे, मेरे अच्छे दिन ज्यादा आ जाएंगे। आप लोग बताइए, अकाउंट्स आप जानते हैं, कंपनी का कंटेक्स्ट भी आप जानते हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में सेल्स बांटती है कि प्रॉफिट बांटती है? कंपनी कहती जी हमारी तो सेल खाली 1% बढ़ी और प्रॉफिट 5% बढ़ा है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता हूं तो मैं ये सोचूंगा, अरे कंपनी के हल्के से भी अच्छे दिन आ गए ना, मेरे अच्छे दिन बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ईपीएस 5% बढ़ गया क्योंकि सेल 1% बढ़ गई। कितनी बढ़िया बात है। कल को अगर सेल बढ़ जाए 10% तो ईपीएस बढ़ जाएगा 50%। और अच्छी बात लग रही है ना? इसका मतलब शेयर खरीदने और बेचने के फैसले के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं? शेयर खरीदने का फैसला इस इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली, अगर कंपनी की सेल 1% गिर जाए तो ईपीएस 5% गिर जाएगा। कंपनी के बुरे दिन कम आएंगे, मेरे बुरे दिन ज्यादा। क्या करूं मैं? क्या करूं? इन्वेस्ट नहीं करता, मैं नहीं खरीदता। अच्छा, अगर मैंने पहले खरीद रखा तो मैं क्या करूं? बेच दो। पहली फुर्सत में बेच देता हूं, इससे पहले कि यह खबर मार्केट में आग की तरह फैल जाए। मुझे इस कंपनी के शेयर से हाथ खींच लेना चाहिए। बाजार में खबर फैलने में टाइम लगता है, इसलिए अगर मेरे को ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिली है तो मुझे शेयर बेचकर यहां से निकल जाना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं? इसके बेसिस पर लोग खरीदने के और बेचने के फैसले लिया करते हैं। लेकिन लीवरेज के चैप्टर को ना इतना छोटा करके मत आकिए। सेल और ईपीएस बस,
लीवरेज कहता है देखो जी ऐसा है, बात को थोड़ा बड़े लेवल पर कहो। अगर कोई जानना चाहता है सेल में 1% चेंज तो वेरिएबल कॉस्ट में कितने परसेंटेज चेंज, सेल में 1% चेंज तो कंट्रीब्यूशन में कितने परसेंटेज चेंज, ईबीआईटी में, ईबीटी में, ईएटी में, ईपीएस में। आप मेरे पास आइए, मेरे पास हर सवाल का जवाब। सिर्फ ये मत सोचिए सेल और ईपीएस के बीच में ही रिलेशनशिप हम बताएंगे। हम आप किन्हीं दो वेरिएबल्स पर हाथ रखिए, हम दोनों के बीच में डिस्कशन करने को तैयार। आपको जी हम डिस्कशन करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बीच में, लीवरेज कहता है हां हम तैयार हैं, हमारे पास सफिशिएंट टूल्स हैं, हमारे पास सफिशिएंट स्ट्रेटेजीज हैं डिस्कस करने के लिए। कोई कहता है जी मैं डिस्कशन करना चाहता हूं ईबीआईटी और ईएटी के बीच में, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में, ईबीटी और ईपीएस के बीच में, ईएटी और ईपीएस के बीच में। लीवरेज कहता बस करो और कितने बनाओगे, हमने जब आपको कह दिया हम किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में डिस्कशन करने को तैयार हैं, तो जिन मर्जी दो का नाम ले लो, हमारे पास पावर है डिस्कशन करने के लिए। यह लीवरेज की इंपॉर्टेंस। तो जिसको इनकम स्टेटमेंट नहीं पता वो लीवरेज को क्या समझेगा, इसलिए लीवरेज तो वो समझे जिसने पहले इनकम स्टेटमेंट समझ लिया। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बताना ही था। अब आप लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि अब हमें लीवरेज के पॉइंट पर आ जाना चाहिए, पर मुझे उसमें कोई जल्दी नहीं। मैं एक्चुअली चाहता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बात हो जाए, उसके बाद तो फिर लीवरेज चैप्टर में और है क्या। तो पहले जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बात हो जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा ना, ईबीआईटी का दूसरा नाम लिखिएगा, राइट डाउन। इट मीन्स the profit from the business. It means the profit from the business due to the reason of business activities. It means the profit from the business due to the reason of business activities. Full stop. In other words, it represents such amount of profit. It represents such amount of profit which is obtained. It represents such amount of profit which is obtained by deducting variable cost, which is obtained by deducting variable cost and fixed cost sales. देखिए मैं भी आप लोगों के स्टेज से होकर गुजरा हूं, मुझे मालूम है कि स्टूडेंट एक बहुत भारी गलती करता है कि वो फार्मूले को कंसेप्ट मानने की गलती करता। कभी वो टीचर से सवाल पूछ भी लेता है ना, तो टीचर कहता है ये फार्मूला है, स्टूडेंट कहता अच्छा चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, फार्मूला है तो ठीक है। एज ए फार्मूला इन इटसेल्फ इज एन एक्सप्लेनेशन। फार्मूला कंसेप्ट होता है क्या? हम सब लोगों ने याद किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो जी ऐसा है सेल में से ना वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो ना, तो जो डिफरेंस आता है ना उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और हम लोगों ने ऐसे बातों को कंसेप्ट मानना शुरू कर दिया और कंसेप्ट हमारा अनक्लियर होता चला गया। तो इसलिए फार्मूले को एक्सप्लेनेशन मानना बंद करिए। फार्मूले की मदद से एक्सप्लेनेशन को ढूंढा जा सकता है, लेकिन फार्मूला अपने आप में एक्सप्लेनेशन नहीं। फार्मूला होता, एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए जो मैंने दूसरी बात कही ना इन अदर वर्ड्स में, वो बात एकदम बेकार है। इन अदर वर्ड्स
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द इनकम विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम सेल्स। बेकार का एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन ठीक है, इट मीन्स द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये ठीक है। पर इस बात को समझने के लिए और ध्यान से बातों को समझना है। हां जी, फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। कभी कभी बड़े एडवांस लेवल पर ये बातें जाके समझ में आती, तो हम लोगों ने चूंकि इन बातों को बड़े एडवांस लेवल पर समझा, तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि स्टूडेंट्स को ये बातें प्रिलिमिनरी लेवल्स पर ही सिखा दें। भाई, बिजनेस करने वाला पैसों का इंतजाम कैसे करता है? कंपनी पैसों का इंतजाम कैसे करती है? इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मांगती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा मांगती, डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगती है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन। वेल, अगर आपने डिवेंचर होल्डर कह दिया तो लॉन्ग टर्म लोन भी उसमें हो गया, ठीक है ना। आप जानते हैं इन चारों के टोटल को कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी सुना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड? यह बात मैं भी सोचता था कि डेप्ट जो है, डिबेंचर जो है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा कैसे हो सकता? कैपिटल तो कैपिटल होता है, डिबेंचर्स कैपिटल का हिस्सा कैसे हो सकता है? आप लोग 12th क्लास में पढ़कर आए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन। अरे लोन तो लोन होता है, वो कैपिटल का हिस्सा कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम कैपिटल के कंसेप्ट को समझे ही नहीं। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो या तो जल्दी नहीं लौटाया जाएगा या जो कभी नहीं लौटाया जाएगा, उसे कैपिटल बोलते हैं। जब आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मांगा तो पैसा कभी नहीं लौटाया जाएगा अनलेस कंपनी के लिक्विडेशन का केस हो जाए। जब आपने डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगा तो पैसा जल्दी नहीं लौटाया जाएगा। ये जो आपने पैसा इकट्ठा किया, इससे आप क्या करेंगे? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा इन लोगों से मांगा गया, जिस आदमी से पैसा मांगा गया और ये कहकर मांगा गया कि या तो मैं ये कभी नहीं लौटाऊंगा या फिर हो सकता है मैं बड़े लंबे समय के लिए बाद लौटाऊंगा, तो उस पैसे के टोटल को कहा जाता है कैपिटल। यानी बिजनेस इस कैपिटल से चलता है, ठीक है ना। फिर इस पैसे को बिजनेस में लगाया जाता है। बिजनेस बदले में आपको क्या देता है? सेल्स। बिजनेस से सेल्स होती है। सेल्स होती है तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है तो फिक्स कॉस्ट भी होता है। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बिजनेस को चलाने का खर्चा, भले ही वेरिएबल हो भले ही फिक्स्ड हो। जब ये दोनों खर्चे माइनस हो जाते तो बिजनेस कहता है कि मैं आपको कमा के दे रहा हूं, उसका नाम डाला गया EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मैं आपको कमा के दे रहा हूं। जब ये कमाई आ गई तो ये चारों लोग मिलकर बैठ गए। उन्होंने कहा चलो भाई कमाई आ गई, क्या करें? आओ बांटते। कमाई आ गई, आओ बांटते। डिवेंचर होल्डर आया, मेरा हिस्सा सबसे पहले, इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म लोन आया, मेरा हिस्सा भी सबसे पहले, इंटरेस्ट। हमने कहा चलो ठीक है भैया, कमाई आ गई है, डिवेंचर होल्डर को और लॉन्ग टर्म लोन वाले को उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए, उसके हिस्से को कहते हैं इंटरेस्ट। ओके, हमने डिवेंचर होल्डर को आप तुम परे हट जाओ, तुम्हें पैसे मिल गए ना, बिजनेस चलाने के लिए तुमने हमें पैसे दिए थे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया, चलो परे हटो। फिर कौन आ गई? गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट को कहा ये तुम्हारा हिस्सा, तुम परे हटो। फिर आया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमने कहा ये तुम्हारा हिस्सा, तुम परे हटो। बाकी पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या EBIT को कुछ लोग आपस में बांट रहे हैं? सीधा सा सवाल है। वो लोग आपस में बांट रहे हैं जिन्होंने बिजनेस के लिए पैसे डाले। अंग्रेजी में कह सकते हैं ना फाइनेंसर्स। फाइनेंस, ये लोग फाइनेंसर्स नहीं, पैसे देने वाले, भले ही लॉन्ग टर्म लोन के नाम पर, डिवेंचर के नाम पर, प्रेफरेंस
बेंस इक्विटी के नाम पर ये फाइनेंसर्स है ना, और ये फाइनेंसर्स कहते हैं हमें आपके प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। इस बात को समझिए, इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होता। मैं जो बात स्ट्रेसफुली कहना चाहता हूं, आपके सर इंटरेस्ट का खर्चा क्यों है? क्या बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जिम्मेदार है? नेवर। इंटरेस्ट के लिए कौन सी बात जिम्मेदार है? ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट के लिए क्या बात जिम्मेदार है? मेरे पास मेरा बिजनेस चलाने का खुद का पैसा ही नहीं, बिजनेस मेरा, पैसे नहीं मेरी जेब में, मैं इधर उधर से उधार मांगता फिरता हूं। बिजनेस ने कहा, मैंने कहा था कि 200 से उधार मांगो, मैंने कहा था बैंक से उधार मांगो। अब जब इंटरेस्ट देना पड़ता है तो मुझे क्यों सुनाते हो? मैं आपके इंटरेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आपकी खुद की समस्या है कि आपके पास बिजनेस करने के पैसे नहीं थे, आप इधर उधर से लोन लेते और इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। तो इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्निकली फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। कभी सुना आपने टर्म फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर? फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का मतलब, मेरे पास मेरे पैसे नहीं, बिजनेस मैंने चलाना है, पैसे नहीं है, मैंने फाइनेंस का अरेंजमेंट किया। शब्दों पर गौर करिएगा, मैंने फाइनेंस अरेंज करा, मैं 200 उधार मांग लिया, मैंने फाइनेंस अरेंज किया, दोस्त ने कहा पैसा दे दूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, हमने कहा चलो इंटरेस्ट दिया। तो मैंने कहा जी मैं इस उधार लेता हूं, बिजनेस करूंगा, बिजनेस से कमाऊंगा, इन्हें इंटरेस्ट दे दूंगा, बाकी पैसा मेरा। तो इंटरेस्ट, क्या बिजनेस के कारण मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं? नहीं। मुझे इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। मेरे पास मेरा पैसा ही नहीं, बिजनेस मेरा, पैसा किसी और का, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस तरीके के एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं कहते, इस तरीके के एक्सपेंडिचर को फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बिजनेस एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। हम कोचिंग क्लासेस का काम करते हैं, हर स्टूडेंट्स को बुक्स देते हैं, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। एक एक स्टूडेंट को हम लोग असाइनमेंट देते हैं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। हमें रेंट देना पड़ता है, हमारा फिक्स कॉस्ट है। लेकिन बिजनेस रिलेटेड तो है, हम इंटरेस्ट देते हैं। तो कोचिंग क्लासेस वाले वो कहेंगे भाई साहब ये इंटरेस्ट देते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है बताइए? क्यों देते हो इंटरेस्ट? डॉक्टर ने कहा था कि उधार का पैसा लेकर आओ, तो वो क्यों देते हो इंटरेस्ट? और अगर इंटरेस्ट देते हो तो फिर हमें क्यों सुना रहे हो? तो आप इस बात को समझिए, इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो बिजनेस इनकम क्या होती है? बिजनेस से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम होती। और बिजनेस इनकम कैसे पता करी जाती है? बिजनेस से सेल होती है और बिजनेस के खर्चे होते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। बिजनेस से सेल हुई, बिजनेस पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, डिफरेंस इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना? जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है तो उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंटरेस्टेड लोग आपस में बांट लेते हैं। इंटरेस्टेड लोग कौन है? जिन्होंने पैसे लगाए। अब वो आ जाते हैं, बारी बारी से आते हैं, लाइन में आते हैं कि पहला हक मेरा, दूसरा हक मेरा, तीसरा हक मेरा, बाकी बचा हुआ हक मेरा। तो ये इनकम को बांटने का तरीका है। तो अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंसेप्ट को समझ रहे हैं? बिजनेस के कारण जो कमाया जाता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अकाउंट्स वालों से पूछो ना प्रॉफिट क्या होता है, कहते हैं जी होता है प्रॉफिट, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। हम नहीं मानते। अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैसे हुआ? अर्निंग आफ्टर टैक्स बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट कैसे हुआ? आपने तो इंटरेस्ट और टैक्स भी माइनस कर दिया। बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट होता है ईबीआईटी। क्या ये बात सही है? कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। लिखेगा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेवरेज। आइए अब हम अपने आप को परिचित करें लीवरेज से। लीवरेज का इंट्रोडक्शन हो गया।
गवर्नमेंट पैसे नहीं लगाती है, गवर्नमेंट सिर्फ हिस्सा मांगती। गवर्नमेंट कहते जी आप रहते तो हमारे देश में ही है, हमारी सुख सुविधाओं का आप उपयोग करते हैं, तो जी हमें प्रॉफिट में हिस्सा तो देना पड़ेगा। देखो जी मेरे ख्याल से टैक्स है तो है, किसी कंट्री में टैक्स नहीं भी लगता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम लगता है, ये अनअवॉइडेबल है। गवर्नमेंट वो बदमाश है जो आपसे आपके प्रॉफिट पर हिस्सा लेकर रहेगी, है कि नहीं? हाँ ये बात तो है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इस बात से तो मैंने इनकार नहीं करा, बात अपने आप में सही है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स देने से आप मना कर सकते, पर आप इंटरेस्ट देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं डिस्कशन को गलत डायरेक्शन पे लेके जाना नहीं चाहता, वो बात अपनी जगह सही। हमने क्या लिखा? कंसेप्ट नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू लिवरेज लिखेगा। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन two or more interrelated variables। क्या लिखा समझ में आ रहा है? It means the relationship between two or more interrelated variables, full stop। In financial analysis, comma, the related variables may be sales, variable cost, contribution, sales, variable cost, contribution, EBIT, EBT, EAT, EPS, एटसेट्रा। इतने सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, किन्हीं दो को उठा लीजिए और आपस में डिस्कशन करना शुरू कर दीजिए। अगर एक में बदलाव इतना आए तो दूसरे में कितना आएगा। इस तरीके के डिस्कशन को जिस चैप्टर में पढ़ा जाता है, या यूं कहें जिस चैप्टर में समझा जाता है, उस चैप्टर का नाम है लीवरेज एनालिसिस। मुझे कभी कभी लगता है लीवरेज बड़ा पराया शब्द है, बड़ा अजीब सा शब्द लगता है, इसलिए मैं कभी लीवरेज टर्म ना समझता हूं ना समझाता हूं। मेरे ख्याल से शब्द है रिलेशनशिप, एक का दूसरे पर इन्फ्लुएंस, असर जो पड़ता है। तो अगर आप असर को पढ़ोगे, इन्फ्लुएंस को पढ़ोगे, रिलेशनशिप को पढ़ोगे तो बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। लीवरेज बड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है, तो आप शब्दों के पीछे मत जाओ। ये आपने क्या लिखा? कंसेप्ट नंबर 3। ओके, अब लिखेगा कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है ना? और आप थ्योरेटिकल नोट्स बनाने का तरीका सीख रहे हो ना, कैसे थ्योरेटिकल नोट्स बनाए जाते हैं, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ताकि अगर आप उसको बाद में दोबारा पढ़े भी तो आपको भी समझ में आ सके। हमारी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि नोट्स ऐसे बनाएं कि हमारी खुद की समझ में भी आ सके। देखो जी, स्टूडेंट आज लिख रहा है अपने रजिस्टर पे, पता नहीं दोबारा कब कॉपी खोल के देखें, तो कई बार वो शिकायत करता है कि जी मुझे ना कभी कभार मेरा खुद का लिखा हुआ समझ में नहीं आता। अगर उसको ठीक ढंग से लिखा जाए तो एक दिन आप उसको भी समझ सकेंगे कि आपने क्या लिखा। स्टूडेंट की असल में एक आदत है ना, वो कहता है जी एक बार लिख लिया तब तो मैं इसको देखूंगा वो कयामत का दिन जब आएगा। वो कयामत का दिन कयामत का साबित हो जाता है, तब उसे उसका खुद का लिखा हुआ समझ में नहीं आता। यहां बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मोटरसाइकिल से पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये जो रजिस्टर है ना, कॉपी, ये उनके मोटरसाइकिल की ना डिक्की में पड़ा हुआ रह जाता।
कहते अरे वो परसों जाना तो है क्लास में, फिर नहीं तो यहीं से तो मोटरसाइकिल में बुला रहेगा और क्या, ज्यादा अच्छा है। घर में ले गए ना तो फिर पढ़ना पड़ जाएगा और घर वालों की नजर भी पड़ सकती है ना, फिर वो भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं घर वालों के सवाल जो है कितने तीखे हो सकते हैं। इतने तो खतरनाक सवाल कंपनी का शेयर होल्डर नहीं पूछता, इतने सवाल पूछते हैं। और एक सवाल तो ऐसा है कि जिसे सुन करना बस आग सी लग जाती है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? मतलब एक सवाल ऐसा है तो कोई पूछता है तो समझ में नहीं आता इसका मैं क्या जवाब दूं। मतलब ठीक चल रही है पढ़ाई आजकल, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक चल रहा है, कंसेप्ट ठीक समझ में आ रहा है। और स्टूडेंट हर रोज कहता है कि भाई साहब कल से ना मैं बड़ी अच्छी पढ़ाई शुरू करने वाला हूं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। और ये कमबख्त कल नहीं आता। हर रोज स्टूडेंट प्लान बनाता है, जी आज का आखिरी दिन है, मैं बता रहा हूं, कल से देखेगा पढ़ाई किस लार्ज स्केल पर शुरू होगी और दुनिया देखेगी कि मैंने क्या कमाल किया। कंसेप्ट नंबर 4 लिखेगा, ब्रैकेट में लिखेगा टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, मैं इसको कहना चाहूंगा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। इसमें लिखेगा नंबर 1। नंबर 1 है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, इसको अंडरलाइन करें, इसके आगे लिखे इट मीन्स द फाइनेंस, इट मीन्स द रिलेशनशिप, it means the relationship which arises, it means the relationship which arises due to the reason of business operating activities, due to the reason of business operating activities। मतलब आप बिजनेस करते हैं, सेल होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, इन्हीं बातों से एक रिलेशनशिप बनकर निकलता है। उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। लिखेगा नंबर 2 फाइनेंशियल लेवरेज। इसके आगे लिखेगा इट मीन्स the relationship, it means the relationship which arises due to the reason of financial activities, which arises due to the reason of financial activities। अब जैसे कंपनी ने कहा जी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसी बात का एक रिलेशनशिप बन जाता है। इस तरीके के रिलेशनशिप को आप और मैं कहेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। नंबर 3 लिखेगा कंबाइंड लेवरेज। इसके आगे लिखेगा इट मीन्स द रिलेशनशिप, it means the relationship which arises due to the reason of business activities as well as financial activities, as well as financial activities। कंबाइंड के नाम से ही पता चलता है, जब आप दोनों रिलेशनशिप को इकट्ठे पढ़ना चाहते हो तो उस रिलेशनशिप को कहा जाएगा कंबाइंड रिलेशनशिप। जब आप खाली बिजनेस पढ़ना चाहते हो
ऑपरेटिंग रिलेशनशिप, फाइनेंस पढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। ओके, ये है कंसेप्ट नंबर 4। लिखेगा कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 के ब्रैकेट्स में लिखेगा, कंसेप्ट नंबर 5 है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कंसेप्ट नंबर 5 है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब मैंने आज की क्लास में आपको बस 3 कंसेप्ट और पढ़ाने। एक तो ये है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अगला कंसेप्ट क्या होना चाहिए? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और आखिरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर है कि हमारी क्लास अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली। कंसेप्ट नंबर 5 शुरू किया जाए। इसमें लिखा जाए पॉइंट ए, और पॉइंट ए की हेडिंग डाली जाए। पॉइंट ए लिखा जाए फार्मूला। हम ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट समझने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे फार्मूले से। फार्मूला समझते हैं, बाकी बातें भी समझ में आ जाए। इसको डिस्कस करने में आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। फार्मूला लिखिएगा DOL इज इक्वल टू, DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सिंपल, DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यह एब्रीविएशन खूब इस्तेमाल होता है। फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सिंपल सा फार्मूला। हां, तो इसका नाम ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों है? आप ही बताइए, सेल्स से EBIT तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आप लोग कोरस में शायद आप कहना चाहते हैं अगर सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस करा जाए तो EBIT पर आया जाता है। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट क्या बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं? इसका मतलब आपका सारा का सारा ध्यान क्या बिजनेस पर है? सेल का मतलब बिजनेस से होने वाली सेल, EBIT का मतलब बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट। तो इसका मतलब आप बिजनेस डिस्कस करना चाहते हैं और बिजनेस के ऊपर करे गए डिस्कशन को ऑपरेटिंग शब्द के थ्रू डिस्कस करना होगा, इसलिए हमने नाम डाला ऑपरेटिंग लीवरेज। हम इस फार्मूले में कहीं इंटरेस्ट को बीच रास्ते में नहीं आने देंगे। इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। सेल्स से EBIT तक पहुंचते समय इंटरेस्ट बीच रास्ते में नहीं आता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आते हैं। तो हमने नाम सही इस्तेमाल करा, ऑपरेटिंग लीवरेज। अब लिखिएगा B। ऑब्जेक्टिव लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लीवरेज, with the help of this leverage, with the help of this leverage we come to know the percentage change in EBIT. We come to know the percentage change in EBIT due to the reason of 1% change in sales, due to the reason of 1% change in sales. For example, if DOL of a company, if DOL of a company is 5,
It means that 1% increase in sales, 1% increase in sales will produce 5% increase in EBIT. यानी बिजनेस की सेल अगर 1% बढ़ गई तो बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट 5% बढ़ जाएगा। यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आगे लिखेगा इट आल्सो मीन्स दैट, इसका दूसरा मतलब भी होता है। इट आल्सो मीन्स दैट 1% डिक्रीज इन सेल्स, 1% decrease in sales will produce 5% decrease in EBIT। अब आपको बुरा भी लग सकता है, सही बता रहा हूं। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वॉलेटाइल होती है कि कोई भी कंक्लूजन डेवलप करते हुए हमको भी बहुत डर लगता है। आप जानते हो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट फ्यूचर प्रेडिक्शन पर डिपेंडेंट है, और फ्यूचर प्रेडिक्शन जितनी मर्जी आप लाख कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी आप स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी बन जाइए, आखिरकार तो आप कह उठते हो कि भैया मैं क्या कर सकता हूं। ये कुछ ऐसी बात है जैसे सिक्का उछालने से पहले हम कह देते हैं कि जी भाई साहब पक्का हेड्स आएगा, और आएगा, मैं जानता हूं हेड्स आएगा, और कई बार हेड्स आ भी जाता है। देखा, मैंने कहा तो ना हेड्स आएगा, पहली बार सिक्का थोड़ी उछाल रहा हूं, मुझे मालूम था हेड्स आएगा। ऐसे कॉन्फिडेंस से कहो जी जैसे आपका ये हर रोज का काम है और आप जानते हो जी हेड्स ही आता है, कभी टेल्स भी आ जाता है, तो आपको जब मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब, मैं भगवान थोड़ी भाई, अब आ गया तो आ गया टेल्स, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में थोड़ी। फ्यूचर प्रेडिक्शन भी ऐसे ही होता है, कई बार आपकी कही गई बातें हो भी जाती और आप दावा करने लगते हो भाई साहब मैंने कहा था ना ये होगा, देखो हो गया। कई बार नहीं भी होता है। मुझे याद है सन 2009 में, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आए, तब हो सकता है आप 9वीं 10वीं क्लास में होंगे, जब जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आए और यूपीए 2 की सरकार बनकर आई, जब कांग्रेस दोबारा से वापस पावर में आई, उससे 2 दिन पहले जो स्टॉक मार्केट में हलचल हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। सबको लगा कि भाई के स्टॉक मार्केट में मतलब जो पार्लियामेंट बनकर आएगी वो हंग पार्लियामेंट हो, किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली है। तो हमको लगा जी इकोनॉमिक सिचुएशन डावाडोल होगी। सबने समझदारी दिखाई, कम से कम उस समय उनको लगा कि वो समझदारी दिखा रहे। सबने अपना स्टॉक निकाल दिया, पैसा आ गया क्या साथ में, हमने कहा बस पैसा आ गया, बस भाई अगर पैसा ना लेते तो अभी तो स्टॉक मार्केट डूबने वाला है, अच्छा सस्ते अच्छा इसी रेट पर निकालकर बाहर निकल गए। सब खुश हुए। फिर इलेक्शन रिजल्ट आए तो जितने भी सो कॉल्ड समझदार थे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्लियर कट मेजॉरिटी आई, सरकार बनी, और अगले दिन स्टॉक मार्केट ने 2000 से ज्यादा पॉइंट का जंप किया। सब लोग परेशान हो गए। वो शुरू में समझदार कह रहे थे, अभी कल रात को ही बोल रहे थे भाई साहब पक्का स्टॉक मार्केट देखना कल कैसे क्रैश करेगा। लोग कहते तो ऐसे ही है ना, और एक दिन सबकी समझदारी धरी की धरी रह गई। आप समझिए जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, वो आखिरकार तो प्रेडिक्ट ही करता है ना, और प्रेडिक्शन फेल हो सकता है ना भाई, अर्थक्वेक भी तो आ सकता है, तो वहां प्रेडिक्शन कहां चला जाएगा। और लोग तो कह भी रहे थे 2012 में दुनिया खत्म होने वाली, अब अगस्त का महीना तो चल ही रहा है और ज्यादा टाइम बचा भी नहीं हुआ, सितंबर का महीना चल रहा है, ज्यादा टाइम तो बचा भी नहीं। हम प्लान कर रहे हैं जी, हमने तो मई 2013 में पेपर देना है नहीं, तैयारी तो इसी कंटेक्स्ट में हो रही है कि जी हमने तो पेपर देना है। हाँ कह रहे हो 2012 में दुनिया खत्म होगी, तो ये आज हमने जो फीस जमा कराई है उसका क्या होगा। ज्यादा टेंशन इस बात की है। खैर मैं ये कह रहा था
एस्टीमेट गलत भी हो सकता है, और स्टॉक मार्केट में वो आदमी ना जाए जिसका दिल कमजोर है। स्टॉक मार्केट कहता है कि आप ना, अगर मान लीजिए आपकी जेब में लाख रुपए, बड़ा मैं छोटा अमाउंट बता रहा हूं, लाख रुपए, तो अब वो लाख रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आइए कि अगर इसका जीरो भी हो गया ना, तो आपके माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए कि चलो गया तो गया, मैं ये सोच के आया था। अगर जो आदमी ये सोचकर आएगा ना, तो यकीन मानिए वो लाख रुपए के ना, हो सकता है 2-3 साल में 5 लाख भी बनाए। वो 1 लाख के 5 लाख बनाएगा या 1 लाख डूबो कर आ जाएगा। इस मेंटेलिटी के साथ जाओगे ना तो फायदे में रहो। सिर्फ वो पैसा स्टॉक मार्केट में लेके जाइए जिसके डूबने का आपको खतरा नहीं होगा, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए सक्सेसफुल गेम माना जाएगा। अपने आप को उधार पर डालकर स्टॉक मार्केट का गेम खेलोगे तो हमेशा पछताओ। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप स्टॉक मार्केट में नहीं गए, मैं वहां से होकर आया। मुझे मालूम है कि मैं वहां बुरे दिन देखे, मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन वो बुरे दिन देखे। पर समस्या यह है कि किसी की बात को सुनकर देखकर किसी को अकल नहीं आती। आप कहते जिस दिन मैं गड्ढे में गिरूंगा ना, मैं उसी दिन सोचूंगा कि गड्ढे में गिर के चोट कितनी लगती है भाई। तो आप गिरे थे, आपको पता होगा साहब चोट कैसे लगती है। मैं तो कभी गिरा ही नहीं। जिस दिन मैं भी गिरूंगा मुझे भी चोट का एहसास हो जाएगा। तो चलो ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, अब हम क्या कर सकते। भाई सलाह देना ना बड़ी मुसीबत का काम है आज की डेट में, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है सलाह देने से। एक बार किसी स्टूडेंट को मैंने कह दिया, शुरू में मेरी बहुत आदत थी सलाह देने की, बाद में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ह्यूमिलेट होने से तो अच्छा सलाह मत दो। मैंने एक बार किसी स्टूडेंट को कह दिया कि तुम क्या पढ़ाई करते। पढ़ाई तो मैं करता था मेरे जमाने में, तुम क्या नोट्स बनाते हो। नोट्स तो मैं बनाता था मेरे जमाने में, तुम्हारे क्या कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट तो मेरे क्लियर थे मेरे जमाने। अब सुनने की हद होती है। स्टूडेंट बेचारा कब तक सुनता, फूट पड़ा, फूटेगा ही अब और क्या। कहता जी इसका तो मतलब ये हो गया कि आपको तो बड़ा अच्छा मास्टर पढ़ाता होगा। तभी आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे क्लियर थे। अब आप सोच लो मेरे कंसेप्ट क्यों क्लियर नहीं। हमने कहा भाई मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, भैया अब स्टूडेंट को कुछ नहीं बोलना। पॉइंट नंबर सी लिखेगा, एग्जाम्पल। हाँ जी, चलिए सीरियस नोट पर वापस आते हैं। हमने ऑपरेटिंग लीवरेज के कंसेप्ट को समझा, हमने उसके ऑब्जेक्टिव को भी समझा, पर आप जानते हैं एग्जाम्पल के बगैर सारी बातें अधूरी रहती। तो आइए एग्जाम्पल से हमें सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल है तो कुछ एजम्पशंस पर डिस्कस करा जाएगा। तो मैं कुछ बातें अपनी तरफ से एज्यूम करूंगा, आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन, उसके बाद है चेंज। चेंज में एक है अमाउंट और दूसरा है परसेंटेज। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट, फ्यूचर, चेंज, अमाउंट, परसेंटेज। तो जैसा मैंने कहा था कि एग्जाम्पल है तो कुछ एजम्पशंस पर तो होगा ही होगा। यूनिट्स सोल्ड, मान लीजिए प्रेजेंटली मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूं और फ्यूचर में मैं 15,000 यूनिट बेचना चाहता हूं। एजम्पशन, अभी मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूं और मेरा इरादा अगले साल 15,000 यूनिट को बेचने का है। ठीक बात है। अच्छा, मैं फिर मान रहा हूं कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो है ₹10 पर यूनिट।
तो जी अगर अभी मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूं तो मैं 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं। कल को मैं 15,000 यूनिट बेचूंगा तो मैं 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो मैं जो सिचुएशन आपके सामने लेकर आया हूं उस सिचुएशन में सेल जो है वो 50,000 रुपए इंक्रीज हो रही है। दूसरे शब्दों में सेल जो है 50% इंक्रीज हो रही है। जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो सिचुएशन हमारे सामने है, उसमें सेल 50% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आइए इसमें से हम माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट। फिर से मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट। तो प्रेजेंटली 10,000 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60,000 रुपए। 15,000 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट हो गया 90,000 रुपए। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में 30,000 का इंक्रीज है। दूसरे शब्दों में वेरिएबल कॉस्ट में 50% इंक्रीज है। ठीक बात है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन प्रेजेंटली कितना है? 40,000। फ्यूचर में कितना हो जाएगा? 60,000। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 20,000। बताइए कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 50%। 50%, 50%, 50%, हर तरफ 50%। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम चाहते कि यहां कुछ और हो, वहां कुछ और, इधर भी 50 उधर भी 50। ये चैप्टर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कुछ एज्यूम कर ले, 20,000 एज्यूम कर ले। फिक्स कॉस्ट तो फिर फिक्स कॉस्ट है, सेम रहनी चाहिए ना, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब आ गया ईबीआईटी। तो प्रेजेंट ईबीआईटी कितना है? 20,000। फ्यूचर ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 40,000। ईबीआईटी कितना इंक्रीज हो रहा है? 20,000। ईबीआईटी कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है? 100%। यही हम सुनना चाहते थे। हम कुछ और सुनना चाहते थे। 100% नहीं सुनना चाहते थे, हम कुछ और सुनना चाहते थे। 50% खूब सुन लिया था। अब इस एग्जाम्पल को हम यहां रोकते हैं और नीचे लिखते हैं DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales। यही तो फॉर्मूला है। EBIT का परसेंटेज चेंज हमारे सामने है 100%। सेल्स का परसेंटेज हमारे सामने चेंज है 50%। तो ये आ गया 2। इसको सिर्फ 2 लिखेगा, 2% या 2 टाइम्स या 2:1 मत लिखेगा, सिर्फ 2। तो आपने DOL कैलकुलेट करा है 2। इसका मतलब क्या है? अगर सेल में 50% चेंज होता है तो EBIT में 100% चेंज होता है। दूसरे शब्दों में अगर सेल का चेंज होता 1% तो EBIT का चेंज होता 2%। आपने A पढ़ा फार्मूला, B पढ़ा ऑब्जेक्टिव, C पढ़ा एग्जाम्पल, अब लिखेगा D। कंक्लूजन। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, यमुनानगर के स्टूडेंट्स को भी याद दिला दूं कि कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन आज होगा। मैंने ऐसा वादा तो किया है, लेकिन यह भी कहा है कि शायद वो वादा आज मैं पूरा ना कर सकूं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो कंट्रीब्यूशन पर बात जरूर करेंगे। खैर, कंक्लूजन लिखेगा
DOL ऑफ 2, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखेगा, DOL ऑफ 2, कॉमा, एज कंप्यूटेड अबव, फिर कॉमा, DOL of 2 as computed above implies that implies that 1% increase in sales, 1% increase in sales will produce 2% increase in EBIT, will produce 2% increase in EBIT. It also means that 1% decrease in sales decrease in sales will produce 2% decrease in EBIT. ओके, फार्मूला, ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पल, कंक्लूजन. अब लिखेगा ई नोट. नोट में लिखेगा इट इज टू बी नोटेड दैट fixed cost is responsible for existence of operating leverage. Fixed cost is responsible for existence of operating leverage. Full stop. आगे लिखेगा if there is no fixed cost, comma, the operating leverage would have been 1. हो सकता है कोई सोच रहा हो जी ऑपरेटिंग लीवरेज 0. देखिए, अगर मैं ये कहूं इधर भी 50% चेंज, इधर भी 50% चेंज, ये भी 50%, ये भी सब कुछ 50%, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जितना बदलाव मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है उतना बदलाव मेरे राइट हैंड साइड में, यही मैं कहना चाहता हूं. भाई ये कोई रिलेशनशिप थोड़ी हुआ, हम ये रिलेशनशिप पढ़ने के लिए आए नहीं, हम तो कुछ और पढ़ना चाहते हैं. इधर कुछ और तो उधर कुछ और ही होना चाहिए. अगर आंसर 1 है तो 1 का मतलब इधर भी एक तो उधर भी एक. जब आंसर 1 है तो उसको हम कहते हैं नो लीवरेज, नो रिलेशनशिप. यानी इधर भी 1% चेंज, उधर भी 1% चेंज को हम कहेंगे नो रिलेशनशिप. तो लीवरेज अगर 1 है इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है. रिलेशनशिप के लिए लीवरेज 1 से ज्यादा होना चाहिए. आंसर 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ताकि लीवरेज का, रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस समझ में आए. अगर इमेजिन करा जाए कि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो आप फिक्स कॉस्ट को 0 लिखकर देख लीजिए. तो अगर फिक्स कॉस्ट को 0 लिखोगे तो यही 50% का रिलेशनशिप नीचे भी आ जाएगा, सब कुछ 50% हो जाएगा. तो वो हम पढ़ना ही नहीं चाहते. तो फिक्स कॉस्ट रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए. वेरिएबल कॉस्ट क्यों रेस्पॉन्सिबल नहीं है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट में आ गया, वो तो 50-50-50 बोलने लगा. हमने कहा जी ये तो कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ. तो अगर ऑपरेटिंग लीवरेज का एग्जिस्टेंस है तो वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट के कारण. ठीक है ना. लास्ट पॉइंट लिखिएगा F, अल्टरनेटिव फार्मूला.
देखिए हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का एक दूसरा फार्मूला भी है, पर आज की क्लास में मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा है और भी फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज पर बात करनी है। तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए बस। फार्मूला है एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। अल्टरनेटिव फार्मूला आपने क्या लिखा? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। अब आप हेडिंग डालेगा कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6 के ब्रैकेट्स में लिखेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कंसेप्ट नंबर 6 के ब्रैकेट में लिखेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो सबसे पहली बात क्या लिखी जाए? ए फार्मूला। फार्मूला लिखेगा DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। फार्मूला लिखिए DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब आप ही बताइए EBIT से EBT तक कैसे पहुंचा जाता? तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट पर डिस्कशन करना चाहते हैं, इसका मतलब फाइनेंस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए आपके रिलेशनशिप का नाम हमने डाला फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक बात है ना? लिखेगा बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में लिखेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, with the help of financial leverage we come to know, with the help of financial leverage we come to know the percentage change in EBT we come to know the percentage change in EBT due to the reason of 1% change in EBIT। मैं सोचता हूं EBIT है इंटरेस्ट से पहले की इनकम, EBT है इंटरेस्ट के बाद की इनकम। तो इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम और इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम आपस में कोई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हैं, इसलिए हमने नाम डाल दिया फाइनेंशियल लीवरेज। लिखेगा सी एग्जाम्पल। तो सोचता हूं जहां ऑपरेटिंग लीवरेज का एग्जाम्पल छोड़ा था वहीं से इस एग्जाम्पल को शुरू करें। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट, फ्यूचर, चेंज, अमाउंट, परसेंटेज, वही कॉलम्स, वही कंसेप्ट। देखिए जैसे एक शब्द है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज डी, तो इसमें डी यानी डिग्री। डिग्री यानी जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको आप किसी कंटेक्स्ट में कहते हैं ना। जैसे आपने कहा जी आंसर 2 है, आंसर 4 है, तो ये उसकी डिग्री है, ये उसका मेजरमेंट है। तो इसलिए डी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बातों को डिग्री में कह देते हैं, 180 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री का एंगल, तो उसको वैसे हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रहे। तो डी टर्म कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टर्म नहीं, बस उसको ऐसे कहा जाता है तो कहा जाता है। हाँ, EBIT एट प्रेजेंट ₹20,000, फ्यूचर 40,000, चेंज 20,000, परसेंटेज चेंज 100%।
परसेंटेज चेंज 100%। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ऑपरेटिंग लीवरेज का एग्जांपल हमने यहां छोड़ा था ना, तो यहीं से हम ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज के एग्जांपल को कंटिन्यू करते। तो माइनस करिएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप कुछ अपने आप एज्यूम कर लीजिए, आखिरकार एजम्पशन ही तो है। इंटरेस्ट माइनस करते ही आपको ईबीटी पता चल जाएगा। हां, तो इंटरेस्ट 8000 एज्यूम कर लें। लेट अस एज्यूम 8000। हाँ जी, इंटरेस्ट 8000 है, 8000 रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ईबीटी है 12000 में, ईबीटी है 32000 में। अच्छा, ईबीटी में डिफरेंस कितना है? 20000 रुपए का। चेंज कितना है आप बताएंगे? पहले 12000 फिर 32000, 20000 का चेंज हो गया। अगर पहले 12000 हो और 20000 का चेंज हो जाए तो 20000 12000 का कितना परसेंटेज? 167%। इज इट 167%? ठीक है ना, 167%। क्या ये बात अपने आप में सही? हम क्या देखते हैं, अगर ईबीआईटी में चेंज आ गया है 100%, तो ईबीटी में चेंज आ गया है 167%। आप लिखेगा DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यही फॉर्मूला है ना। तो 167% डिवाइडेड बाय 100%, द आंसर इज 1.67। तो फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री है 1.67, कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि अगर इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम में 1% बदलाव आ जाए तो इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम में 1.67% चेंज आ जाएगा। यही तो फाइनेंशियल लीवरेज है, ठीक है ना। चलिए, आपने फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट किया। अब लिखेगा डी कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कुछ ऐसे लिखेगा, DFL ऑफ 1.67। क्या लिखा आपने? DFL ऑफ 1.67 एज कंप्यूटेड अबव, एज कंप्यूटेड अबव implies that 1% increase in EBIT, 1% increase in EBIT will produce 1.67% increase in EBIT। ठीक है ना। 1% increase in EBIT will produce 1.67% increase in EBT. Similarly, 1% decrease in EBIT will produce 5% decrease in 1.67% decrease in EBIT। ठीक है।
क्या हम इस फार्मूले की वैलिडिटी को समझ पा रहे हैं? हां जी कहिए। मेरे ख्याल से बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा कुछ होता ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि जी मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ये बात परसेंटेज में कैसे बताई जाती, तो मैं कैसे बताऊंगा? मार्क्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, स्टैंडर्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड विद 100। ऐसे ही होता ना। मैं भी आपको उसी कंटेक्स्ट में कुछ बताना चाहता हूं। नीचे क्या है? इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम। पहले कौन सा बदलाव आएगा? पहले इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम में बदलाव आता है या इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम में बदलाव आता है? पहला बदलाव होगा इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम में, उसके बाद बदलाव आएगा इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम में। तो इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम में अगर 1% बदलाव आ जाता है तो इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम में कितने परसेंटेज बदलाव आ जाता है? इसीलिए मेरे ख्याल से सिंपल सी मैथमेटिकल नॉलेज है कि कौन सा वेरिएबल नीचे आना चाहिए और कौन सा वेरिएबल ऊपर आना चाहिए। जो आप जानना चाहते हैं वो वेरिएबल ऊपर होना चाहिए और जो गिवन है वो वेरिएबल नीचे होना चाहिए। आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो तो कभी कभार मेरे भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब आपने ऐसा सवाल पूछा, ऐसा सवाल मैंने जिंदगी में आज तक कभी सुना नहीं, पर मुझे लगा कि नहीं सवाल बहुत अच्छा है, तो फिर इसका जवाब ढूंढा गया और जवाब मिल गया। हम क्या जानना चाहते हैं और क्या गिवन, तो इससे अपने आप में एक जवाब निकल कर आता है। तो आज आपकी मदद से जवाब मिल गया। अगली क्लास में मैं इसको अपना कंसेप्ट कहकर बच्चों को सुनाऊंगा और कुछ ऐसे बताऊंगा जी तो मैंने डेवलप करा। ठीक है ना, मैं ऐसा कर सकता हूं ना। ऐसे ही होता है, सभी टीचर्स ने यही काम करा है। स्टूडेंट से सीखा और अगले बैच में अपने नाम से पढ़ाया। उस स्टूडेंट का तो कोई नाम ही नहीं आया जिसने वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना। हां जी, चलिए आपने कंक्लूजन लिख लिया। अब आप लिखिएगा ई नोट। जयपुर के स्टूडेंट को मैं कहूंगा थोड़ा इंतजार करिए। आप एक पॉइंट को बार बार कह रहे हैं, मैं उसको समझ रहा हूं। आई विल कम टू दैट पॉइंट। हां, तो लिखेगा ई नोट। नोट में लिखेगा it is to be noted that interest is responsible for existence of financial leverage. Interest is responsible for existence of financial leverage. Full stop. If there is no interest, the financial leverage would have been 1. If there is no interest, the financial leverage would have been 1. अरे सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ही नहीं है। इसका मतलब जो बदलाव इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम में हो रहा है वही बदलाव इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम में हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में लीवरेज 1 आ जाएगा और हम कहेंगे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ठीक है। अब आप लिखेगा एफ लिखेगा अल्टरनेटिव फार्मूला। फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का दूसरा फार्मूला, जिसके बारे में बात तो फिर अगली क्लास में ही होगी। लिखेगा एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBT। एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBT। और आप इस फार्मूले पर सोचो मत, मैंने कहा है किसी पढ़ लेंगे बाद में।
अल्टरनेटिव फार्मूले को ज्यादा मत सोचना कि जी ये हमको बताया नहीं गया, हम तो इसे पढ़कर रहेंगे, अगली क्लास में समझा जाएगा। तो इसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, सारी बातें आपको आज थोड़ी समझनी। सुनिए। अच्छा, एक बात और है, अल्टरनेटिव फार्मूला इंपॉर्टेंट बहुत है, बड़े क्वेश्चन में लगता है, पर स्टूडेंट कहता है जी ऐसा है, मैं ना अल्टरनेटिव फार्मूले में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। आपने अभी अभी मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज का अल्टरनेटिव फार्मूला बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ऐसा कुछ था ना। और आप मुझे फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला बता रहे हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। मुझे को पक्का एग्जाम में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा जी ऊपर क्या लिखना नीचे क्या लिखना। कोई तरीका बताओ जी जिससे याद हो जाए, बस कंसेप्ट भले ही मैं थोड़ी देर में भूल जाऊं, और फार्मूला नहीं भूलना चाहिए, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब ये ट्रेजेडी है, इसका मैं क्या कर सकता हूं। फार्मूला नहीं भूलना चाहिए, कंसेप्ट भले ही भूल जाए, ये होना तो नहीं चाहिए पर ये होता है। सुनिए, तो फिर आप वो बात भी सुन लीजिए, वो बात सुन लीजिए जिससे फार्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। असल में ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है, और फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो इंटरेस्ट के कारण होता है। तो आप इस फार्मूले को कुछ यूं पढ़िएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट से पहले, ईबीआईटी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट के बाद। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज इंटरेस्ट की पढ़ाई है, इंटरेस्ट से पहले डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के बाद, बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर। अब मजा ले, आप कभी फार्मूला भूल जाओ। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है फिक्स कॉस्ट को पढ़ो, हमने कहा ठीक है, बिफोर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर फिक्स कॉस्ट। मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे आपको पढ़ाया गया था 9th क्लास में कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे याद होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब आपको यह पढ़ाया गया था तो आपको कहा गया था अरे भाई ऐसे याद करो, अभी समझने का काम होता रहेगा बाद में। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, आप पूछ रहे हो जी लॉजिक का इसके अंदर। बिफोर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर फिक्स कॉस्ट, याद हो गया, बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आफ्टर इंटरेस्ट। अब मजाल है कि कभी हम भूल जाएं इसको, है कि नहीं। कंसेप्ट तो आना जाना है, फार्मूला कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, ये आपने लिखा कंसेप्ट नंबर 6। अब मुझे आखिरी कंसेप्ट कराना है, कंसेप्ट नंबर 7। चलिए, कंसेप्ट नंबर 7 ब्रैकेट्स में लिखिएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो जब आप कहते हैं कंबाइंड लीवरेज, इसका मतलब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज दोनों को पढ़ना चाहते हैं। कुछ सवाल हैं हमारे पास जो यमुना नगर से हैं, मतलब यमुना पार से नहीं बोल रहा हूं, यमुना नगर बहुत दूर है, ये जालंधर से है। देखिए, मेरे ख्याल से आपके ज्यादातर सवाल इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आए नहीं। अगर आप अगली क्लास तक इंतजार करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बेहतर होगा इन सवालों को एक और क्लास के लिए रोक लिया जाए। सवाल अपने आप में सही है पर टाइमिंग सही नहीं। सिर्फ थ्योरेटिकल नोट ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर तो आए नहीं, तो इतने भारी भरकम सवालों के जवाब मैं कैसे दे दूं। खैर चलिए, कंसेप्ट नंबर 7, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। उसमें लिखेगा ए फार्मूला। यस, क्लास में बातचीत नहीं है। लिखेगा DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल से ईबीटी तक कैसे पहुंचा जाए कि जी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो। तो फिर आपने तो सब कुछ ही माइनस करवा दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले फैक्टर भी माइनस करवा दिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज वाले भी मैटर माइनस करवा दिए। तो इसका मतलब बात तो फिर सही हुई, ये कंबाइंड लीवरेज ही है, ये ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज दोनों को डिस्कस करना चाहता है। लिखेगा बी ऑब्जेक्टिव। Okay, with the help of combined leverage, we come to know the percentage change in EBT. We come to know the percentage change in EBT due to the reason of 1% change in sales। अब ये तो हमें बड़ा बेकार का एक्सप्लेनेशन लगने लगा है। फार्मूले कोई इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अच्छा, वैसे अब सी क्या लिखना चाहिए? लेकिन अगर कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का कंबाइंड इंपैक्ट है तो इसका एग्जांपल लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल तो हो गया। जब ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज के एग्जाम्पल को आप इकट्ठा कर देते हैं तो कंबाइंड लिवरेज का ही तो एग्जाम्पल है, तो फिर सी एग्जाम्पल लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। जब एग्जाम्पल ने लिखा तो डी कंक्लूजन लिखकर भी क्या फायदा? लेकिन सीधी सी बात है, आप लिखेगा सी नोट लिख लेते हैं। नोट में लिखेगा it is to be noted that fixed cost and interest is responsible for existing combined leverage। ठीक है ना, कंबाइंड लिवरेज है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट। लास्ट में लिखेगा इनफैक्ट डी पॉइंट लिखेगा अल्टरनेटिव फार्मूला। अल्टरनेटिव फार्मूला लिखेगा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। आप बिफोर बाय आफ्टर के कंसेप्ट में आना चाहें, कंट्रीब्यूशन जाने, फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट से पहले, ईबीटी यानी फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट के बाद, बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर। बस बिफोर आफ्टर याद रखिए, अल्टरनेटिव फार्मूले हमारी पकड़ में है, समझे नहीं है हमने वो दूसरी बात। लास्ट पॉइंट लिखेगा ई, और ये है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिखेगा, और वो है DCL is equal to DOL multiplied with DFL। एक्चुअली कई बार स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि कंबाइंड लिवरेज तो कंबाइंड इंपैक्ट है, और कंबाइंड इंपैक्ट का मतलब होता है प्लस करना। जैसे हम कहते हैं ना कंबाइंड बात बोलो, तो लोग कहते हैं कंबाइंड यानी प्लस कर दो, कंबाइंड हो जाएगा। वो सोचते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज होना चाहिए। हमने कहा अच्छा,
ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। मैं अल्टरनेटिव फार्मूले की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला रह जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, जो कि इसका फार्मूला बनता ही है। ठीक बात है। पर अगर कोई स्टूडेंट इस जिद पर रह जाए, नहीं जी मैं तो प्लस करूंगा, तो हम कहेंगे फिर ठीक है प्लस कर लो। जिस दिन आपसे इसका आंसर आ जाए हमें भी बता देना, है ना? जिस दिन आप प्लस करके इसका आंसर निकालने में कामयाब हो जाओ हमें भी बता देना, हम भी स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब तक की टेक्नोलॉजी कहती है कि भाई साहब ये प्लस नहीं हो सकता, मल्टीपल ही हो सकता है। इसलिए कंबाइंड इंपैक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब एडिशन नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आपकी क्लास जो है उसका जो शेड्यूल टाइम है वो 8:30 बजे तक है। कॉस्टिंग में तो मैंने आपको बताया कितने बजे क्लास शुरू होती है, उस समय वहां तो यही बताना ना। एफएम की क्लास में तो मैं बताऊंगा क्लास कब तक जाती। देखो जी, जिस दिन मेरी मर्जी होगी मैं क्लास 8:15 बजे भी छोड़ दूंगा। आप 8:30 बजे तक का टाइम किसी को दीजिएगा मत। आपका 8:30 बजे तक का टाइम मेरे साथ, ठीक है ना। कोई टाइम अगर किसी को देना हो तो 8:30 बजे के बाद का टाइम दीजिएगा। कभी किसी दिन 8:15 बजे भी क्लास छूट गई तो छूट गई, ठीक बात है ना। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, अगली क्लास में मैं एक बात जरूर डिस्कस करूंगा कि आपका आईपीसीसी का जो पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या है। मतलब कॉस्टिंग की क्लास में मैंने बुक के बारे में बात करी थी, तो बुक के बारे में बात होगी, आज बहुत पढ़ाई हो गई नहीं। अगली क्लास में मैं बुक के स्ट्रक्चर पर नहीं, पेपर के स्ट्रक्चर पर बात आपसे जरूर करूंगा। तो आज की क्लास मैं यहीं छोड़ता हूं, जल्दी क्लास छोड़ता हूं, कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। थैंक यू।